तो सतीश भाई कैसे हैं आप? मैं वही दुनिया, वही सांसें, वही हम, वही सब कुछ पुराना चल रहा है। आप मुझे बहुत तवील अरसे से जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है जिसको अंडरलाइन किया जाए। लेकिन हाँ, खुश हूँ, बढ़िया हूँ और मज़े में हूँ और आपके साथ हूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सतलज भाई और हमने बड़ा समय गुजारा। एक कैफे हुआ करता था जो कैफे है नहीं अभी। जी जी, टीला। टीला द टी लाइब्रेरी कैफे हुआ करता था, हमारा एक कैफे था। और बड़ी अभी बात निकली उस कैफे की, उसमें लाइब्रेरी बनाई थी हमने। जी। हम चाहते थे कि लोग आए, चाय पिए, किताबें पढ़ें, पर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, कोविड आ गया तो वो हो ना पाया। जी। पर कोई बात नहीं। तो शुरुआत करेंगे, एक तो मुझे वो आपका एक शेर जो बहुत पसंद है उससे शुरुआत हो जाए, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में कुछ राहत साहब के किस्सों से शुरुआत करेंगे, आपके किस्सों पर हम आएंगे जी। और फिर कुछ क्रांति कर देंगे। बिल्कुल, आज जैसा आप चाहें। और आपने पूछा कि कितने लोग सुनने आए, कितने लोग किस्मत से आए हैं, तो मुझे पता नहीं क्योंकि खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। लेकिन हाँ, मैं तो आपसे बात करने की सोच के आया था और मैं आपसे ही बात करने के पूरी तरीके से मैं कायल हूँ। लेकिन अगर हमारी शाइस्ता जी यहाँ मौजूद हैं और बाकी जो भी लोग सुनने आए हैं उनको अगर कुछ शायरी का भी, आप पीछे हमारा एक दोस्त भी बैठा है तो शायद कुछ शायरी भी हो जाएगी। आपको जो शेर पसंद है उससे पहले मैं अभी इंडिगो के जो हालात हैं हुए, हाँ। मैं एक सफ़र पे था, मुझे बनारस जाना था लेकिन मुझे दिल्ली होते हुए जाना पड़ा, काफ़ी परेशानी आई, तो मैंने वो शेर कहा कि प्यार की फसल बो रहा था मैं। क्या बात है। प्यार की फसल बो रहा था मैं और बर्बाद हो रहा था मैं। वाह। प्यार की फसल बो रहा था मैं और बर्बाद हो रहा था मैं। याद तेरी जहाज में आई, याद तेरी जहाज में आई। आसमानों में रो रहा था मैं। क्या बात तो है। आसमानों में मैं बहुत कुछ सोच के रोता रहा। और अब मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ जिसकी आपने जिक्र किया। दरअसल ये मैंने 3-4 साल पहले कही थी, आपने मुशायरे में सुनी थी, काफ़ी आपने मैं उसको अप्रिशिएट किया था। सुनिएगा शाइस्ता जी। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे। आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ कि एक दो लोग ही हैं जो सच में सुनने आए हैं, तो मैं जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है। मतलब मुझसे नहीं कह रहे हैं आप? आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। क्या बात है। आपसे दिल क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत ये जो दरअसल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आप जिंदाबाद कर रहे हो, जिस तरह के कुछ लोगों ने तालियां बजाई, तो यही ऑक्सीजन होती है शायर के लिए। शायर मतलब शोले फिल्म देखी होगी आपने, हेमा मालिनी डांस करती है और धर्मेंद्र का हाथ बांध दिया जाता है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। तो वही ऑडियंस और आर्टिस्ट का रिश्ता होता है कि जब तक इनकी तालियां या इनकी आंखों में चमक दिखाई देगी तब तक शायर या उसकी शायरी चलेगी। लेकिन बहरहाल आपने इसी जगह लाके मुझे बिठा दिया है कि मुझे आपसे तो बात करना ही है, चाहे कोई तवज्जो दे या ना दे। तो जितने अपने थे मर गए हैं, आप आगे जाइए। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। मैंने राज साहब के साथ 16 मुल्कों का सफर किया। उस पे एक शेर में कहना चाहूंगा कि आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बहुत बढ़िया। बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, क्या बात है। क्या बात है। बाद में बालों पर गए हैं, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है। आज इतनी शराब पी ली है। आज इतनी शराब पी ली है। सारे नशे उतर गए हैं मेरे। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। शराब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। और मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से। साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन। बहुत बढ़िया। साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बात करते हैं, ये
सतज भाई का लिखा हुआ पूरी की पूरी गजल सतज भाई की लिखी हुई है। बात करते हैं राहत साहब की। सतज भाई ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राहत साहब के लिए। राहत साहब जब जब मुशायरा पढ़ा, पूरी जिंदगी भर जो मुशायरा पढ़ा, वो सतलज भाई हमेशा परछाई की तरह राहत साहब के साथ रहे। और हमारी बहुत बातें हुई, हमारी इतनी बातें हुई, इतनी गहरी बातें हुई हमारी, जब हम बैठते थे कैफे पे। तो हर बात तो अभी हो नहीं पाएगी, थोड़ा समय जो है हमारे पास उतना है अवेलेबल या नहीं है, देखते। और आप कितना इसको ध्यान से सुनते हैं और आप कितना प्यार देते हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको राहत साहब की कौन सी बात जो है वो आपको हर बार याद आती है? राहत साहब तो राहत साहब कलंदर, पूरी दुनिया उनको याद करती है। जो पढ़ता है, जो उनकी बात करता है, वो दीवाना हो जाता है। आप उनके साथ बिल्कुल सबसे करीब आप रहे उनसे, तो कौन सी बात है आपको जो बिल्कुल हर वक्त याद आती है? बातें तो तमाम तर उनकी मुझे हमेशा कदम कदम पे रहनुमाई करती रहती हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पर मैं एक बात शेयर करने जैसी है, वो ये करना चाहूँगा कि हम लोग सब लोग अलग अलग हैं। कोई आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, कोई आपको दिखने में ठीक नहीं लगता है। तो यही हमारी खूबसूरती का पैमाना है। अगर सब लोग खूबसूरत होंगे तो कोई खूबसूरती का मायने नहीं बचते हैं। तो आपको अगर इंसान को पहचानना है तो उसको देख कर नहीं, उसको सुनकर पहचानिए। क्योंकि जब इंसान बात करता है तो वो ये बताता है कि वो क्या है अंदर से और कौन है अंदर से। तो सबका अलग अलग होना ही उनकी खूबसूरती है। और आप इंसान का फैसला उसको सुनकर कीजिए, उसको देख कर मत कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, मैं उनके साथ सफ़र करता था अक्सर। मैं पूरी दुनिया में घूमा उनके साथ, हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, हवाई जहाज़ से और अपने ट्रेन से और तरह टैक्सी से किसी। तो उनका ये रवैया रहा कि भाई आप जिसके साथ सफ़र कर रहे हो, जो आपको आपका सारथी हैं, उनका नाम पूछ लिया जाए कि भैया क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। और उनको नाम से ही मुखातिब किया जाए कि ड्राइवर साहब या ये साहब या ऐसा नहीं। आप उनको नाम लेके बोले, उनको भैया ले करके बोले। और हमारे साथ जो भी सफ़र करता था वो हमारे साथ ही खाना खाता था रास्ते में। तो ये मैंने उनसे एक बात सीखी। और ज़्यादा ऑर्डर देने के भी खिलाफ थे। हम किसी होटल में ठहरे हैं तो हमने अगर ज़्यादा ऑर्डर कर दिया तो वो इस बात से बड़े नाखुश होते थे कि आपको जितनी भूख है उससे ज़्यादा आप ऑर्डर क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ खाना है तो आप और ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो एक ये इस तरह शायद उनकी सोच थी जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बेहतर है। और राहत साहब के कुछ एक दो शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, हो जाए कुछ आपके जो दिल के बिल्कुल करीब हैं। राहत साहब के तमाम शेर मैं बड़ा पसंद करता हूँ। मैं तो एक तरह से सभी शेर मुझे पसंद है। और आपके कहने पे मैं कुछ अशार राहत साहब के सुनाता हूँ। हालांकि उनका अंदाज, उनके जैसा बोलना तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन आपने हुक्म दिया है तो। और ये भी कहा कि आपके करीब है। वजह ये है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी कहे हैं किसी हद तक। तो मैं एक मतलब और एक दो शेर आपको सुनाता हूँ। राहत साहब का बड़ा लोगों ने सुना भी होगा। एक बार ना, ये कुछ नई उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होगा कि मतला क्या होता है और शेर क्या होता है, तो थोड़ा सा एक थोड़ा दुरुस्त कर दिया जाए जरा बच्चे। जी देखिए, दरअसल एक गज़ल होती है और एक नज़्म होती है। गज़ल में 4-5 शेर होते हैं। पहला शेर जो होता है उसको मतला कहते हैं, आखिरी शेर जो होता है उसको मक्ता कहते हैं। हर 2 लाइनों में 2 लाइनें होती हैं हर शेर की, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आपने तुम बिन का गाना सुना होगा कि कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। तो इन 2 लाइनों में बात खत्म हो गई। अगला जो शेर है उसमें अलग कहानी है। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र चुप के मुझे देख रही हो जैसे। इसमें पूरी कहानी खत्म हो गई। फिर अगली जो लाइन है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। ये 2 लाइनों में पूरी कहानी है। एक गज़ल में कई तरह के अशार होते हैं, उनकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। और याद आता है ना कि मुझे शेर याद आ गया, तो वो गज़ल का कोई शेर याद आता है, उसमें पर्टिकुलर वो कैफियत होती है उस वक्त में। तो जैसे जॉन का शेर है कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। तो इसमें एक कैफियत, इसमें एक पूरी कहानी है। तो इस तरह से नज़्म होती है जिसमें की कंटिन्यूटी होती है। जैसे जावेद साहब की आपने नज़्में सुनी होंगी, या उनका एक एड आता था कि ज़िंदगी है तो रास्ता है तो हौसला है तो ये है। और वो सब एक ही बात को बयान करते थे, वो नज़्म होती है। तो ये फ़र्क है। और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम लिखता है वो उसको मक्ता कहते हैं। और हर 2 लाइनों को जिससे एक शेर बनता है उनको मिसरा कहते हैं। 2 मिसरे से एक शेर बनता है। आखिरी में जो आता है उसको रदीफ कहते हैं, उससे पहले जो आता है उसको काफिया कहते हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे रदीफ है, दबी काफिया है।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, तो काफिया बदल गया, दबी फिर कही, और हो जैसे रदीफ वही सेम चल रही है, तो रदीफ एक ही चलती है, काफिया बदलते जाते हैं। और इस ग्रामर के ऊपर उसमें बहर होती है, उस पर अमल करके जो लिखता है वो प्रॉपर शायरी होती है। उसके अलावा जो आप सुनते हैं वो शायरी नहीं होती, वो अपनी उनकी बातें होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो शायरी है। ये छोटा सा एक difference क्या बात है। बहर मतलब मीटर भी कह सकते हैं? मीटर कह सकते हैं। मीटर कहते हैं, बहर मतलब जी, तो हो जाए फिर कुछ। जी, तो आपने कहा कि आप, जो मुझे लगता है राज साहब ने मेरे लिए कहा होगा हाँ, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो मुझे लगता है कि राज साहब ने मेरे लिए कहा होगा। बढ़िया, इसके अलावा भी बढ़िया। तमाम शेर शायर राज साहब की शायरी में सबसे बड़ी बात है कि शायरी में हौसला था। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दरिया पार करें, मल्लाहों का और अपने रहनुमाओं का और अपने उस्तादों का चक्कर छोड़ें। हमें मेहनत खुद करना पड़ती है, आगे खुद बढ़ना पड़ता है। रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, परंपराओं की रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। जी, बहुत बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अभी एक कंपैरिजन होता होगा आपका जी। राहत साहब लिखते हैं, अब सतलज भाई भी लिखते हैं, तो कंपेयर करते हैं लोग आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लिखता हूँ तो वो कहते हैं राहत साहब के बेटा इतना तो अच्छा लिखना ही चाहिए, कुछ खराब होता है तो राहत साहब का बेटा इतना खराब लिख रहा है। लेकिन मेरा शायरी का सफर बहुत छोटा है उनसे, क्योंकि राहत साहब 50 साल तक मुशायरों में बड़ी अपने आबोताब के साथ रहे, और मैंने उनके इंतकाल के बाद बाकायदा मुशायरा शुरू किया। मैं शायरी बहुत पहले से लिखता था, लेकिन 2013 में राहत साहब की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके साथ कोई घर का सफ़र करे। तो मैंने 2013 से लेकर 20 तक, जब उनका इंतकाल हुआ तब तक उनके साथ सफ़र किया हर मुशायरे में। और उनके इंतकाल के बाद जब मेरी उम्र 38 साल 38 हुई थी, उसके बाद मैं मुशायरों में आया, जब लोगों का करियर ख़त्म हो जाता है, जब मैंने कोशिश की कि मैं कुछ करूं। वरना मेरी ख्वाहिश ये थी कि राहत साहब 150 साल तक जिए और मैं उनकी खिदमत करता रहूं, क्योंकि और अभी भी मुझे लगता है कि उनके साथ जो मैंने लम्हे और जो वक्त गुजारा है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त था, और वही मेरी ज़िंदगी में आगे रहनुमाई करेगा। बहुत 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 गहरी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। आपने तालियां बजाना चाहिए, जो बात उन्होंने बोली आप शायद समझ नहीं पाए। नहीं, तो तालियों का कोई उसमें मुझे नहीं लगता कि इसको अंडरलाइन करने जैसी बात है। नहीं, बिल्कुल हर बच्चे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको सोचना चाहिए क्या मैं करना चाहिए, सबका फर्ज है। और अब मैं जब मेरे अपने बच्चों को देखता हूँ, मेरे एक लड़का है 2.5-3 साल का, एक बेटी है 8 साल की, तो रात बेरात वो हमें उठाते हैं, उनको हम डायपर चेंज करते हैं, उनको हम उनकी केयर करते हैं, तो समझ में आता है कि जब जिस बात का शऊर हमें नहीं है, जब हम छोटे थे उस वक्त इन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी होगी, तो उसका एहसास तभी होता है। बाप क्या है, माँ क्या है, इसका एहसास उनके जाने के बाद होता है। तो मेरा अपील है सभी लोगों से कि जो भी हैं यहाँ पे, वो अपने माँ बाप को बहुत खुश रखें। सबसे ज़्यादा अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाप के लिए करना है, और उनको बेस्ट है। मैं ये कभी पूछा नहीं, मेरी कभी आपकी मेरी ऐसी बात हुई नहीं कभी ये, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी राहत साहब के लिए? ये जो है ना, ये दिल की बात बोलते हैं इसको हम जी। तो यहाँ पे क्या है, दिल की बात होती है, तो कभी आपको ऐसे दिल में आता है आपके कि कुछ ऐसा था जो करना चाहिए था आपको राहत साहब के लिए और आपने किया नहीं, कभी ऐसा आपको लगता है? मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने बहुत मैक्सिमम टाइम अपने पिता के साथ बिताया, और मैं जो नहीं कर पाया वो ये था कि मेरे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए। मैंने कभी मेरे स्कूल से मेरी तारीफ नहीं हुई, कभी मेरे लोगों ने नहीं बोला, मेरी मम्मी ने नहीं बताया जब राहत साहब सफ़र से आए कि इसकी शिकायत आई है। तो बस ये रहा कि मेरी जब शुरुआत थी तो मैं कभी भी उनका एक अच्छा बेटा नहीं था, और हमेशा से ही मेरे रिजल्ट ऐसे थे कि जिसको देखने के बाद वो मेरी सूरत नहीं देखना चाहते थे, इस तरीके के माहौल थे। तो मैं उनसे बचता फिरता था, एक वक्त ये भी था। लेकिन हाँ, उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो राहत साहब आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल पिता की तरह डांटते थे, या 2, 4, 5, 10 शेर मारते थे आपके ऊपर? नहीं, वैसा नहीं। दरअसल मैं कंट्रोल हमारी मम्मी का था, और राहत साहब कभी छोटे शायर रहे होंगे, कभी बड़े शायर रहे होंगे, लेकिन बिजी हमेशा रहे। वो अगर 365 लाते हैं साल में,
तो 1000 उनके पास इनविटेशन होते थे। एक दिन में 3 जगह का इनविटेशन है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो वो बहुत कम इंदौर में होते थे और मेरी शिकायतों का एक बड़ा लिस्ट उनको मिलती थी। जब वो 2 दिन 3 दिन घर में, उस वक्त मैं ये कोशिश करता था कि जब वो सो के उठे उससे पहले निकल जाओ, जब वो सो जाए उसके बाद एंट्री करो। तो मैं बड़ा उनका मतलब चोर पुलिस वाला हमारा रिश्ता था और ये बहुत दिन तक रहा। और जब डॉक्टर ने कहा कि इनके साथ कोई घर का हो, तो मेरे घर वालों ने कहा कि इसको साथ में भेजा जाए शानू को, ताकि ये सुधर जाए। तो उसके बाद ही मैं उनके साथ रहने लगा। तो वो ऐसा मामला था भैया। राहत साहब का वो लिखा हुआ है कि मेरी हर एक बूंद भंवर है। हाँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। इसकी गजल ये है कि खसारा मतलब नुकसान। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, नुकसान करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। गजल में आज 7-8 शेर होते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, थोड़ा सा गर्दन हिला के भी, तो मैं शेर बढ़ा दूंगा, वरना मैं उनको कम करता रहूंगा। ये मेरी पॉलिसी है। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मुंतजिर हूँ, इंतजार में हूँ, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। क्या बात है। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे। एक चिंगारी, हर 2 लाइनों में एक कहानी है। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। और इसमें एक शेर था कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा तुम्हारा करके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राहत साहब, क्या बात है। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी हमने राहत साहब को ऐसा बीच बीच में ऐसा स्विच होता रहेगा, राहत साहब फिर सतज भाई, खुद जो है स्वयं सतज भाई। उस दिन मैं मुशायरे में पहुंचा, आपने बहुत जबरदस्त पढ़ा जी। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप भी कलंदर हैं। नहीं, कोशिशें हैं, राहत साहब जैसा कुछ बनने की कोशिश, उनकी तरफ, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश। और मैंने कहा कि निस्बतों का एहतराम है, आस्थाओं का सम्मान है, तो उनकी वजह से कुछ मोहब्बत मेरे हिस्से भी आ जाती है। लेकिन हाँ, मेरा सफ़र बहुत लंबा है मुझे लगता है। और राहत साहब के काम को ही मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ अचीव भी नहीं करना है। मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं है मेरा कि इतना बड़ा शायर बन जाऊँ या इतनी शोहरत हो जाए। मैं बस जिस हाल में हूँ मुझे बहुत बेहतर है। कुछ हो जाए, फिर एक आपका लिखा हुआ एक शेर हो जाए, एक गजल हो जाए, बिल्कुल एकदम एक मतलब। और एक शेर अभी मैंने ताज़ा कहा था, वो सुन लीजिएगा जी। बहाल मतलब ठीक हो जाना। एक दिन ये कमाल हो ही गया, एक दिन ये कमाल, एक दिन ये कमाल हो ही गया, सबसे रिश्ता बहाल हो ही गया। बढ़िया। एक दिन ये कमाल हो ही गया, सबसे रिश्ता बहाल हो ही गया। जो मेरे कत्ल की फिराक में था, वाह, जो मेरे कत्ल की फिराक में था, उसका भी इंतकाल हो ही गया। बहुत बढ़िया, मेरे कत्ल की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मेरे कत्ल की फिराक में था, उसका भी इंतकाल हो ही गया। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है। दरअसल हिमांशु भाई शायर अपने दिल का दर्द बयान करता है जी, लेकिन इन दिनों उसका पेमेंट भी अच्छा मिलने लगा है। हाँ। तो मैं इस हवाले से आपको शेर सुना रहा हूं कि अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। क्या बात है, अच्छा क्या बात है, क्या बात जा है। सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। वाह वाह, कोई वाह। ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, बहुत बहुत उम्दा। कितने दिन आराम लिया जा सकता है। तुझसा कोई मिला नहीं के सोचूं मैं, बढ़िया। तुझसा कोई मिला नहीं के सोचूं मैं, इसके साथ में जाम लिया जा सकता है। वाह, तुझसा बहुत कोई बढ़िया। मिला नहीं के सोचूं मैं,
तुझसा कोई मिला नहीं के सोचूं मैं, इसके साथ में जाम लिया जा सकता है। एक गजल अगर आपकी हुक्म हो, आप चाहते हो। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे गजल सुनाना आसान लगता है सवालों के जवाब से। जवाब से मैं भागता रहा हूँ, मैंने इम्तिहान में भी जवाब नहीं दे पाया, तो मैं यहाँ कहाँ से दे पाऊंगा। लेकिन मैं कुछ गजलें, एक आध गजल जी सतीश भाई गजल सुना रहे हैं, ये गजल आपको सुनाना है। ये सतीश भाई को मैंने बुलाया, मैंने कहा आइए बैठेंगे आप और हम बात करेंगे। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि सतीश भाई को कल एक शादी में मिलते हैं 4-5 लड़के और बोलते हैं कल हम एक प्रोग्राम है वहां पर आ रहे हैं। तो सतीश भाई बोलते हैं कि प्रोग्राम जैसा तो कुछ है नहीं वहां पे, वो तो हम दोनों ही बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा बात तो हम और दोनों ही करेंगे बैठ के आराम से, बस कुछ लोग आए हैं सुनने के लिए बातें। ये बहुत शुक्रिया, जो भी आए हैं उनका बहुत इस्तकबाल है। और नूर इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आया, इन्होंने आपने पहले कहा था किस्मत वाले लोग हैं। नूर साहब कहते हैं कि जहाँ सबके हाथों में पत्थर मिलेंगे, हाँ। जहाँ सबके हाथों में पत्थर मिलेंगे, उसी शहर में कांच के घर मिलेंगे। जहाँ सबके हाथों में पत्थर मिलेंगे, उसी शहर में कांच के घर मिलेंगे। अभी आरज़ू दिल से मिटने ना पाए, वो किस्मत में है तो बराबर मिलेंगे। तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जिस उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो शायद वो उनके लिए थोड़े आगे की गजल है, लेकिन मेरे लिए अभी की है। दिल दिल तुम्हारा गुलाम था, दिल तुम्हारा गुलाम था, दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, पहले दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, इश्क करना ही काम था पहले। क्या बात है। दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, इश्क करना ही काम था पहले। बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, मेरा आशिक ही नाम था पहले। क्या बात है, क्या बात है, तो क्या पड़ा बात है कुछ दिन से, बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, मेरा आशिक ही नाम था, मेरा आशिक ही नाम था पहले। मैं तेरी ठोकरों में रहता था, मैं तेरी ठोकरों में रहता था। कितना ऊंचा मुकाम था पहले, मैं तेरी ठोकरों में रहता था, मैं तेरी ठोकरों में रहता था। कितना ऊंचा मुकाम था पहले, इश्क ने सब हलाल कर डाला, इश्क ने सब हलाल कर डाला, इश्क ने सब हलाल कर डाला। दारू पीना हराम था पहले, इश्क ने सब हलाल कर डाला। दारू पीना हराम था पहले, और अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। अच्छा जी हिमांशु भाई, अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। मुझको दुनिया से काम था पहले, अब क्या तो बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। मुझको दुनिया से काम था पहले, दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, इश्क करना ही काम था पहले। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत इस्तकबाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत जोरदार। मैं और सतीश भाई अभी पीछे खड़े हुए थे तो मैंने कहा कि अभी 14 तारीख गई है, जॉन साहब का भी जन्मदिन गया हुआ है। जी। एक शायर जो है ना, मैं राहत साहब को सुनता था तो राहत साहब कहते थे कि अगर आपको एक शायर बनना है तो पहले 10,000 शेर आप याद करिए जी, और उसके बाद जो 10,001वां शेर होगा वो आपका अपना होगा। जी इस बात से आप नहीं 5,000 शेर का कहा था उन्होंने। 5,001वां जो होगा वो आपका होगा। और इसका कहने का मतलब कि पढ़ो आप बहुत ज़्यादा, आप जितना हो सके उतना पढ़ें, हर तरह का लिटरेचर पढ़ें। और जो आप आजकल लिखने वाले ज़्यादा लिखते हैं, पढ़ते कम हैं। अगर वो पढ़ें ज़्यादा और लिखें कम, तो जो कम लिखा है वो पढ़ने के काबिल होगा। तो सबसे अच्छा लिखने के लिए शर्त है कि आप अच्छा पढ़ें, आप लगातार लिटरेचर पढ़ते रहें, तो वो आप उसमें उसको फ़ायदा है आपको। ये राज साहब का कहने का मतलब है। नहीं, मैंने वो 10,000 इसलिए कर दिया, मैंने क्या है कि वैसे भी आपने बोला कम पढ़ते हैं तो मैंने 10,000 बोला तो कम से कम ये 1,500 तक तो पहुंचेंगे। हाँ, नहीं इस हिसाब से बोला तो इनको 1.5 लाख बोलना था आपको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक राहत साहब का एक शेर जो मुझे क्या बड़ा मेरे दिल को बहुत ऐसे करीब रहते हैं। राहत साहब तो क्या है कि मैं आपको बड़ा किस्सा सुना दूं आप लोगों को। मैं एक कुछ धार में कुछ एक बड़ा किस्सा हुआ, कुछ भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के, वहां पे जो भोपाल से जो कचरा था उसको जलाया गया
तो उस पर बड़ा बवाल हुआ, तो मैंने एक शेर पढ़ दिया। मैंने एक वो शेर शायद था, राहत साहब का नाम लेके मैंने वो शेर पढ़ दिया, और वो शेर शायद था, आपको याद होगा कौन तो, सा शेर पढ़ा था आपने? मैंने शेर पढ़ा था कि तो मेरी याददाश्त को कुछ होते जा रहा है, मेरी याददाश्त चली गई है, या शायद आप सामने बैठे हो तो मैं नहीं, ऐसा नहीं। बोल नहीं पा रहा हूं मैं। आप मुझे गौर से मत देखो। मुझे पानी पिलाना है, पानी, थोड़ा सा पानी का एक दिक्कत हो रही है, इशू हो रहा है गले में, मतलब दिक्कत है। हिमांशु भाई को पानी पिला दिया है मैंने, ध्यान रखना। ये बात रिकॉर्ड हो गई कि मैं आपके सामने वैसे भी कुछ नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरे भाई हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक शेर सुनाता हूँ पाकिस्तानी शायर का कि यही रिश्ता मेरी कमाई है। क्या बात है, यही रिश्ता मेरी कमाई है, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक शेर जो मैंने पढ़ दिया था, वो शेर ऐसा था, एक बड़ा किस्सा चल रहा था पीथमपुर के अंदर, तो मैंने वो शेर, आपको याद है, इतनी सफाई ना दे खुदा किसी को ऐसी खुदाई ना दे, किसी को ऐसी कि अपने सिवा कुछ अपने दिखाई सिवा ना कुछ दे। और दिखाई ना दे। मुजरिम समझने लगेंगे तुझे अब इससे ज्यादा समय। बशीर बस साहब का बशीर साहब का शेर। बशीर साहब। तो मैंने ये शेर पढ़ दिया इंस्टाग्राम पर कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ और दिखाई ना दे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, जी। अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे, गुलामी को बरकत समझने लगे हैं, गुलामी को बरकत समझने लगे हैं, खुदा असीरों को ऐसी रिहाई ना दे। वाह वाह वाह। अब मैंने ये शेर पढ़ दिया इंस्टाग्राम पे। मजे की बात ये है, मैंने बोला ये शेर है राहत साहब का जी। उस पर करीब 500 700 800 कमेंट आया, पर किसी ने ये नहीं बोला कि ये बशीर साहब का शेर पढ़ दिया आपने। और उसके बाद फिर सतीश भाई का फोन आया, बोले वो शेर तो अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन वो राहत साहब का शेर नहीं, वो बशीर साहब का शेर पढ़ दिया आपने राहत साहब का नाम लेके। बिल्कुल, बशीर बस साहब बहुत 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 मकबूल तरीन शायर, और मैं बड़ा पसंद करता हूँ। और एक मुझे लगता है कि बहुत लोग उनको पढ़ते सुनते रहे होंगे बशीर बस साहब को। भोपाल में इन दिनों हैं और कमाल के शायर हैं बशीर साहब। आपके पसंदीदा शायर राहत साहब तो हैं ही, इसके अलावा और कौन से शायर हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे कृष्ण बिहारी नूर साहब बहुत पसंद हैं, और इसके अलावा मिराज फैजाबादी साहब हैं, वो हैं। वो क्यों पसंद है वो मैं आपको शेर के हिसाब सुनाता हूँ, तो आपको पता लगे कि क्यों पसंद, या क्या शेर कह दिए। तो मैं आपको मिराज साहब का शेर सुनाता हूँ पहले जी। कि बेखुदी में दर्द के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में दर्द के कितने समंदर पी गया, प्याज भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया। वाह, प्याज भी क्या शय है मैं घबरा, बहुत बढ़िया। प्याज भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं गदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, अब उसे देखूं तो आंखों पर यकीन आता नहीं, अब उसे देखूं तो आंखों पर यकीन आता नहीं, वक्त उसके जिस्म का सब संगे मरमर पी गया। अब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आता नहीं, वक्त उसके जिस्म का सब संगे मरमर पी गया। अहमद कमाल परवाजी हैं हमारे उज्जैन के शायर, उनका इंतकाल हो गया, उनके भी मुझे शेर पसंद है। और मैं सामाइन को सुना रहा हूँ, कोई उसको अदरवाइज ना ले। अहमद कमाल परवाजी कहते हैं कि तन्हाई से बचाव की सूरत नहीं करूं, तन्हाई से बचाव की सूरत नहीं करूं, मर जाऊं क्या किसी से मोहब्बत नहीं करूं। बढ़िया। तन्हाई से बचाव की सूरत नहीं करूं, मर जाऊं क्या किसी से मोहब्बत नहीं करूं, रोशन है आधी रात वो पूरे बदन के साथ, सो जाऊं इस चराग की इज्जत नहीं करूं। क्या बात है। ये अहमद कमाल परवाजी हैं, उनका एक शेर और के ये बहुत अच्छा शेर याद दिला। अहमद कमाल परवाजी साहब का शेर सुनिए कि बड़े तवील सफर से गुजर के आया हूँ, बड़े तवील सफर से गुजर के आया हूँ, मैं तेरे पास सड़क पार करके आया हूँ। क्या बात है। बड़े तवील सफर से गुजर के आया हूँ, मैं तेरे पास सड़क पार करके आया हूँ, तू जिस मकान की ऊंचाई से लरसता है, तू जिस मकान की ऊंचाई से लरसता है, मैं उस मकान के जीने उतर के आया हूँ। क्या बात है। जिस मकान की ऊंचाई से लरसता है, मैं उस मकान के जीने उतर के आया हूँ, खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ए मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूँ। तो बढ़िया, अहमद बढ़िया, बढ़िया। खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ए मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूँ। एक शेर उनका याद आता है मुझे कि जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी,
जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी। जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, बस में कोई नमकीन सवारी तो नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, बस में कोई नमकीन सवारी तो नहीं है। नायाब कोई चीज गुजरती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं हमारी तो नहीं है। क्या बात है, तो ये क्या बात है, कमाल क्या बात है। परवाजी साहब, नायाब कोई चीज गुजर, आपको शेर अपना लगे, आपसे कनेक्ट कर जाए तो उसको इस्तकबाल किया कीजिए। नायाब कोई चीज गुजरती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं हमारी तो नहीं है। और कृष्ण बिहारी नूर साहब, आग है मिट्टी है पानी है हवा है मुझ में, आग है मिट्टी है पानी है हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। और अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझसे जो मुझको अलग करके छुपा है मुझ में। और मेरा हाल ऐसा उधड़ती हुई परतें जैसे, मेरा हाल ऐसा उधड़ती हुई परतें जैसे, वो कई रोज से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। क्या बात है, मेरा क्या हाल बात है। ऐसा उधड़ती हुई परतें जैसे, वो कई रोज से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। आग है मिट्टी है पानी है हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। ये कृष्ण बिहारी नूर साहब ने तो तमाम शेर, बहुत शायर है, मैं मुझे बहुत शायरों को मैं पसंद करता हूँ, जो भी अच्छे, वो जरूरी नहीं बड़ा शायर हो। एक नई उम्र में कोई शायर अगर आपको याद आता हो तो? बहुत है, नई उम्र के तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, नासिर राव का, मेरे दोस्त है, कि उदास जंगल को पार करना सिखा रहा है, उदास जंगल को पार करना सिखा रहा है, ये वक्त मुझको शिकार करना सिखा रहा है। बढ़िया। उदास जंगल को पार करना सिखा रहा है, ये वक्त मुझको शिकार करना सिखा रहा है। उधर दरख्तों को सब्र पढ़ के सुनाने वाला, उधर दरख्तों को सब्र पढ़ के सुनाने वाला, इधर कुल्हाड़ी में धार करना सिखा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दरख्तों को बहुत बढ़िया। सब्र पढ़ के सुनाने वाला, इधर कुल्हाड़ी में धार करना सिखा रहा है, ये वक्त मुझको शिकार करना सिखा रहा है। अरे यार, कुछ मतलब आपकी तरफ से हल्ला होना चाहिए, शोर होना चाहिए, इतना जोरदार जो है बातें हो रही हैं। ये क्या है, ये टिपिकल मुशायरा नहीं है, ये बातचीत है, बातचीत हो रही है, कुछ पुराने किस्सा गोई हो रही है, किस्से सुने जा रहे हैं यहाँ बैठ के, और बीच बीच में कुछ शेर व शायरी हो जा रही है। जी नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो मुझे लगता है कि ये बैठे हैं, इनकी आंखों में चमक है, तो वो सुनने के लिए बैठे हैं। जरूरी नहीं कि हर शेर पे बहुत हंगामा मचाया जाए। हंगामा तो रील के लिए होता है। इन दिनों शायरी से ज़्यादा एडिटिंग मायने रखती है। आप जो शेर सुन रहे हैं शायरी के नाम पे, वो एडिटिंग से बना हुआ है। वो तो अच्छी शायरी तो ऐसे ही सुनी जाती है मेरे हिसाब से। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक और आपको सुना देता हूं मैं, शेर नहीं सुना रहा हूं पढ़ के। राहत साहब की एक लाइब्रेरी है, और आप में से जितने भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं, शायरों को जानते हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस लाइब्रेरी में गया। सतज भाई तो वहीं पर बैठ के लिखते हैं, वहीं बैठ के पढ़ते हैं, और आपको तमाम वो शायर जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, जिनके आप नाम सुनते हैं, वो सारी की सारी किताबें आपको मिलेगी उस लाइब्रेरी में। और सबसे बड़ी बात, जॉन एलिया साहब हों या फरहाज हों या फिर बशीर बद्र हों, सब लोगों के सिग्नेचर करी हुई बुक। तो ये सारी बुक्स जो है वो मैंने अपनी आंखों से देखी, और उनको देखना अपने आप में एक अलग तरीके का एहसास है, एक अलग तरीके की फीलिंग है। जब मेरे हाथ में वो किताब रखी है जो जॉन एलिया साहब ने हस्ताक्षर करके, अपना सिग्नेचर करके जो है राहत साहब को दी है, ऑल्दो वो उर्दू में लिखी हुई है, तो मेरे पास सतज भाई हैं जो मुझे पढ़ के सुना सकते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप घर उसी का सही तुम भी हकदार हो, रोज आया करो रोज जाया करो। तो आपका पूरा हक है, आप जब चाहें जब आ सकते हैं। और सभी लोग जो भी शायरी के करीब हैं वो उस कमरे में। तो कुछ बातें अब आपकी हो जाए। बिल्कुल सर। राहत साहब की हमने बहुत सारी बातें करी, जी, कुछ किस्से आपने सुनाए, अब आपके कुछ किस्से हो जाए। हाँ मेरे कुछ किस्से ऐसे तो है नहीं, लेकिन आप जो पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी से। बस इतना मैं वादा करता हूँ। चलिए, तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी जाती जिंदगी को मैं कुछ इंटरेस्ट हो। जाती जिंदगी में नहीं जाएंगे। जाती जिंदगी में तो क्या है कि मुझे पता है आपके बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी होता है एक चीज। मैं मेरा शेर सुनाता हूँ। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है 2013 में। और एक इसको भाई लोग, आप लोग बॉडी शेमिंग तो मत लीजिएगा, ये मेरे जज्बात हैं। और
जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ वो उनकी खूबी है। मोटी, हाँ, दुबली, दुबली, काली, गोरी, याद नहीं। याद मोटी, दुबली, काली, गोरी, याद नहीं। मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं। मोटी, दुबली, काली, गोरी, याद नहीं। मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं। फिर भी बेटी मेरी गोद में सोती है। हाँ, फिर भी बेटी मेरी गोद में सोती है। कोई गाना, कोई लोरी याद नहीं। क्या तो बात है, मैं तो क्या अब बात है, क्या बात है, वाह, बेटी का वाह, बाप हूँ वाह, और वाह। मैं उनके साथ ही बहुत खुश हूँ। तो मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। और दरअसल ये इतना पावरफुल है कैमरा कि मैं तो आपके पॉडकास्ट के लिए, आपकी बातचीत के लिए बोल दूंगा, लेकिन मेरी घर तबाह हो जाएगा, मेरा घर बार लुट जाएगा और एक ऐसा तूफान उठेगा जिसको कोई हिमांशु आके रोक नहीं सकता। तो मैं बचते हुए शायरी के जरिए अपनी भड़ास या अपना गम या अपना दुख या अपनी खुशी का इजहार करता रहता हूँ। मैं सीधे सीधे बोलने का कायल नहीं हूँ। मैं मुझे जानता हूँ कि मेरी वाइफ के पास भी मोबाइल है, वो भी स्क्रॉल करेगी और आप कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो, तो वो मैं बचता हूँ। मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन चलिए हम शेर व शायरी पर ही बात करते हैं हम। जी जी जी। और ये भी क्या है कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ठीक है। ये एक लेखक के अंदर होती है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है मायने बदल दिए, पूरी की पूरी दिशा जो है वो बदल दी उन्होंने, एकदम बिल्कुल हथियार सारे उन्होंने खोल दिए, एकदम भाभी का भी नाम ले लिया उन्होंने, सब बता दिया। उन्होंने कहा कलेश मत करवाओ, कुल मिला के कलेश मत कराओ, आपकी शायरी वायरी ठीक है, ये लोग दाद देते हैं, ये लोग थोड़ी मुझे बचाने आएंगे। जो तुझे लाया है दरिया दिखाने के लिए, वो नहीं डूबेगा पानी में बचाने के लिए। तो क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ। तो एक दो ये हो जाए कि जब आप लिखते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो वो समझना चाहते हैं वो क्या फ्रीक्वेंसी है, वो क्या सोच है जहां पर एक लेखक जाता है और लेखक जाकर के वो लेखनी उसमें से फूटती है और वो सृजन होता है और वो लिख देता है। तो वो क्या प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है? एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायरी कैफियत का नाम है। अगर कोई लिखने वाला यहाँ पे है तो मेरी बात को बड़ा बगौर सुने कि हमें जो लगता है वो हम लिखते हैं। ऐसा होता है, जो हमें लगता है वो हम लिखते हैं। हमें वो नहीं लिखना है जो हमें लगता है। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हमें वो नहीं लिखना चाहिए जो हमें लगता है। हमें लगता है कि ये है तो ये लिख दिया। आपको जो लगता है वो मत लिखिए, आप जो हो रहा है वो लिखिए। लगने में और होने में फर्क है। जब आपको जो लगता है वो लिखते हैं तो वो एक उपदेश हो जाता है। एक आप इंसान को आगे बढ़ने का सलाह दे रहे हैं, ये तो वो उपदेश है। वो हो नहीं रहा है, वो आपको लग रहा है। हो तो ये रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है, हो तो ये रहा है कि आप बहुत नुकसान में हो, और आप लिख रहे हो आगे बढ़ने की बातें हैं। तो आप जब आपके साथ जो हो रहा है लिखेंगे तो वो आपकी आप बीती होगी, और जब आप बीती लिखोगे तो वो जग बीती बन जाएगी। तो कनेक्शन हो पाएगा कि भैया ये हाँ मेरे दिल की बात कही गई है। वरना सब सिखाने में लगे हुए हैं कि भैया ऐसा कीजिए वैसा। शायरी सिखाने का काम नहीं है, शायरी एक कैफियत का नाम है, शायरी एक लम्हे का नाम है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ये सच में ऐसा हो रहा है। तो वो है इसमें कहाँ से उपदेश देना चाहता है। कवि जो होता है, शायर जो होता है, वो उपदेश देने लगता है। तो उपदेश देना ये है कि उसको ये लगता है, वही वहां पे मात खा जाता है। जो हो रहा है वो लिखना बनता है। तो अभी जो यहाँ पर बैठ, कितने लोग हैं आप में से जो लिखते हैं, जरा लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं? कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए एक बार। देखिए नए नए लेखक आए हुए हैं, नई उम्र के कुछ लड़के लड़कियां हैं, लिखना चाहते हैं ये। तो जरा इन्हें कुछ, भाई बैठा हुआ सर हमारा, वो भी लिखना चाहता है, लिखता है, तो जरा इन्हें कुछ सलाह दीजिए। मैं एक छोटी सी बात हिमांशु भाई ये कहना चाह रहा था कि मैं एक्सपर्ट या अपने आप को बहुत शायरी का मास्टर नहीं मानता हूँ। मैं अपनी शायरी करता हूँ जी। और यहाँ जो लिखने वाले हो सकता है मुझसे बेहतर लिखते हो, मैं उनको जज करूँ या मैं उनको सलाह दूँ या मैं उनको बताऊँ कि आप ऐसा लिखें, मैं उसके लायक अपने आप को समझता नहीं हूँ। हो सकता है मुझसे बेहतर बैठा है वो। और तो शायरी ऐसा है कि वो शायरी तो खुदादाद देन होती है। और भाई बहुत सी चीज़ें बहुत बाद में लिखी गई, तो मैं किसी को भी ये नहीं समझता कि उनको कोई सलाह दूं, बल्कि वो मुझे कोई सलाह देना चाहे कि यार आपको 1 घंटे हमने आपकी बकवास सुनी, उसमें ये पॉइंट जो था वो आपने गलत बोला, तो वो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं किसी को बोलूँगा भाई साहब आप ऐसा कीजिए, वो मुझे नहीं लगता कि उनकी शान के बराबर हो। ये बढ़िया था, मतलब ये बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल भारी बोल दिया आपने। ये लोग रिएक्ट नहीं कर पाए, शायद सुन नहीं पाए। नहीं सतलज भाई बोल रहे हैं कि मुझे ये जरूर बोल सकते हैं कि 1 घंटे मैंने भारी बकवास करी, तो उसमें आप कुछ जो राय टिप्पणी कर सकते हैं।
ये उन्होंने बोला अभी आखिरी लाइन, तो इस पर रिएक्शन आना चाहिए था आप लोगों नहीं का। नहीं ठीक है। एक राहत साहब का शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, किताब में लेके बैठा हूँ बाकायदा, मुझे पता था कि मैं भूल जाऊंगा आज। क्या होता है कि जब सतलज भाई जॉन सामने हो एलिया तो का आप शेर है, न जाने कितनी ही बातें थी जो अब याद नहीं, हाँ न जाने कितनी ही बातें थी जो अब याद नहीं, क्या कहें हमसे बड़ी भूल हुई भूल गए, अब कोई मुझको दिलाए न मोहब्बत का यकीन, हाँ, जो मुझे भूल ना सकते थे वही भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। मुझे राहत साहब का वो शेर याद आता है कि एक तो मैं सब भूलने लगा हूँ आजकल यार, मुझे चुटकुले से लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना क्या है वो बताइए जरा शेर। बशीर बस साहब का शेर, बशीर साहब का शेर है ये। बशीर बस साहब के तो बहुत सी गजलें, गजल के मतलब मुझे याद आया कि अभी इस तरफ ना निगाह कर, हाँ मैं गजल की जुल्फें सवार लूं, बढ़िया। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलखें सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं, और मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। और मुझे आसमां की नुमाइशों में जरा जो इज़्ने कयाम हो, हाँ। तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हार लूं। बशीर क्या बस बात है, क्या बात है। क्या शायर है, वाह वाह वाह। बशीर साहब का मुझे बड़ा वो शेर मुझे कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके पढ़ा वही करो। गजल थी आपने जो बोली। हाँ। बशीर साहब तो बहुत अच्छे, मुझे बहुत बहुत पसंद है जो शायर, उनमें बशीर बस साहब का नाम है। मुझे वो बशीर साहब का एक शेर बड़ा पसंद आता है, वो कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। क्या बात है। सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। बहुत अच्छा शेर है। सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। गुरूर उस पे बहुत सस्ता है मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सस्ता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। गुरूर उस पे बहुत सस्ता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे। क्या बात। शराब पे बड़े अच्छी तालियां बजी हिमांशु, आपको लगा ऐसा महसूस हुआ क्या? मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि शेर है कि एक दिन देखकर उदास बहुत, हाँ, एक दिन देखकर उदास बहुत, आ गए थे वो मेरे पास बहुत, वाह, एक दिन देखकर उदास बहुत, आ गए थे वो मेरे पास बहुत। बढ़िया। अब कहाँ हमसे पीने वाले रहे, हाँ, एक टेबल पे एक गिलास बहुत। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं और आप तो पानी पर ही अब सीमित रह गए, वो दौर अलग था। उस दौर में सुना देते कुछ शेर आप और मैं। राज साहब का मुझे एक शेर याद आया कि जो माल तेरा था कल तक वो अब पराये का है, जो माल तेरा था कल तक वो अब पराये का है, यही रिवाज मेरे शहर के सराय का है, और शरीफ लोग भी राहत से मिलने जुलने लगे, वो अब शराब का आशिक नहीं है चाय का है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। तो हो जाए फिर कुछ। आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, जल्दी में तो नहीं है आप? अब के मिलने की शर्त ये होगी, अब के मिलने की शर्त ये होगी, नासिर अमरोही का शेर है, अब के मिलने की शर्त ये होगी, दोनों घड़ियां उतार फेंकेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुनव्वर साहब का शेर भी सुनिएगा कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, मैं कम कहूंगा, जो भी कहेंगे यही कहेंगे आज। कहने पढ़ने लिखने बोलने वाले ये यही तय नहीं इंसान हुआ है। था, ये तय नहीं हुआ था, आपने कहा था कि हम मिलजुल के बातें करेंगे। ये इनके हिसाब से गाड़ी चल रही है, आप स्टीयरिंग अपने हाथ में लेंगे तो पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट करवाएंगे। ठीक है, ये गजल की फरमाइश कर रहे हैं, हो जाए, फरमाइश हो जाए। थोड़ी अलग सी है लेकिन सुना देता हूँ, आप लिख कर रहे हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि ताली वाली बजाई जाए, बस सुन लीजिएगा। सामने वाले रूम के पर्दे रोज हिलते हैं 7:30 बजे, सामने वाले रूम के पर्दे रोज हिलते हैं 7:30 बजे, दिन गुजरता है धूल ओढ़े हुए, फूल खिलते हैं 7:30 बजे। क्या बात है। सामने वाले रूम के पर्दे रोज हिलते हैं 7:30 बजे, दिन गुजरता है धूल ओढ़े हुए, फूल खिलते हैं 7:30 बजे,
एक लड़का जो मेरे जैसा है, एक लड़की तुम्हारे जैसी है, हाँ। मैंने देखा है अपनी आंखों से, रोज मिलते हैं 7:30 बजे। एक क्या लड़का जो मेरे जैसा है, एक लड़की तुम्हारे जैसी है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, रोज मिलते हैं 7:30 बजे। रोज जब वक्त शाम होता है, दर्द का इंतजाम होता है, रोज जब वक्त शाम होता है, दर्द का इंतजाम होता है, याद आती है तेरी 7 बजे, जख्म छिलते हैं 7:30 बजे। क्या बात रोज है। जब वक्त शाम होता है, दर्द का इंतजाम होता है, याद आती है तेरी 7 बजे, जख्म छिलते हैं 7:30 बजे। कुछ नए हैं तो कुछ पुराने हैं, कितने ठिए हैं और ठिकाने हैं, कुछ नए हैं तो कुछ पुराने हैं, कितने ठिए हैं और ठिकाने हैं। चल कहीं चाय वाय पीते हैं, आज मिलते हैं 7:30 बजे। कितने ठिए हैं और ठिकाने हैं, चल कहीं चाय वाय पीते हैं, आज मिलते हैं 7:30 बजे। धूप में पत्थरों को तोड़ के हम, धूप में पत्थरों को तोड़ के हम, इस बदन का लहू निचोड़ के हम, धूप में पत्थरों को तोड़ के हम, इस बदन का लहू निचोड़ के हम, शाम होते ही इश्क करते हैं, हाँ। गले मिलते हैं हाँ। 7:30 बजे। क्या बात है, क्या बात बहुत है, शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है। आप याद करते हैं किसी को? ये फिर वही रिकॉर्डिंग वाला मामला है। रिकॉर्डिंग रुकवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक है। मैं एक किस्सा आप सुनना जैसा चाहते हैं, जिस तरह का किस्सा सुनना चाहते नहीं, हैं। मैं किसी भी तरीके का, मैं पहले ही बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा, मैं किसी तरीके का किस्सा नहीं सुनना चाहता हूँ, पर मैं आज सुनना चाहता हूँ। ये लोग आए हैं सुनने के लिए, आए हैं आपको, तो ये सुनना चाहते हैं किस्सा। एक किस्सा मैं छोटे एक दो किस्से सुनाता हूँ, अगर आपको बर्दाश्त हो पाए तो। दरअसल मैं अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, मेरे साथ दिक्कत बहुत बड़ी है। हालांकि मैं रिलीजन मेरा मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ, और इसमें जो जो सबसे बड़े गुनाहों में है वो उसमें एक शराब पीना भी है। हाँ। तो मैंने एक टाइम पे मैं कुछ पीने लगा था हल्का फुल्का के दोस्तों के साथ, हमारे कॉलेज में ये वो इस तरह का दौर था, और वो कॉलेज का टाइम हो गया, स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह ये वो, और देन फिर 2013 आ गया जब मैं राहत साहब के साथ सफ़र करने लगा, और फिर हम लोग, मैं उनका बैग उठा के उनके साथ पूरी दुनिया में घूमने लगा। एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि मैं कभी बम्बई हूँ, दिल्ली हूँ, कलकत्ता हूँ, मद्रास हूँ, इस तरह से हम घूम रहे हैं, विदेशों में हैं, इस तरफ है, उस तरफ है। तो ऐसे ही घूमते 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 2015 में हम लोग पहुँचे उदयपुर। तो उदयपुर में जो वहाँ के लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ हैं, जो वहाँ के अभी युवराज हैं, वो राहत साहब के बड़े फ़ैन हैं। तो उन्होंने ये कहा कि राहत साहब को वो दावत देना चाहते हैं उनकी जगह पे, और महल हाँ, तो काफ़ी लोग वहाँ पे शायर और भी मौजूद थे, नुसरत मेहंदी और शकील आज़मी और मदन मोहन दानिश और अनवर कमाल साहब, और काफ़ी कई तरह के शायर वहाँ पे मौजूद थे। तो राहत साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। राहत साहब ने कहा कि यार, हम एक दिन पहले पहुँच चुके थे, तो राहत साहब को जब खबर मिली कि यार वो जो यहाँ के लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ साहब हैं, वो राहत साहब आप दावत वगैरह शायरों की करना चाहते हैं, तो राहत साहब ने कहा कि मैं वैसे भी कुछ वेज बहुत हल्का फुल्का खाना खाता हूँ, परहेज़ का खाता हूँ, तो मैं, और शुगर की वजह से पैर भी थोड़े ख़राब हैं, हाथ में दिक्कत है, आँखों से कम दिखता है, तो मुझे माफ़ कर दो, बाकी शायरों को आप ले जाएँ। तो वो युवराज को बताया गया क्या सब लोग आ रहे हैं, लेकिन राहत साहब नहीं आ पाएंगे, बाकी सब लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने, नहीं यार, मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ राहत साहब को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, तो राहत साहब को बिल्कुल लेके आए। तो राजस्थान उर्दू अकेडमी के मौज़म साहब जो मरहूम थे, वो इसमें बीच में थे, वो आए, राहत साहब के साहब आपको चलना चाहिए। वो तो राहत साहब, उनके दोस्त थे, राहत साहब ने कहा क्या आपका कुछ फ़ायदा होना है उससे? तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ, मेरा शहर का मामला है। तो राहत साहब उनके साथ हम लोग निकले, सब शायर वहाँ पे उनके महल पे पहुँचे, वहाँ पे बोर्ड थी, फिर वो रंग मंदिर जो उनका होटल है बीच में जो बना हुआ है, वहाँ पे हम लोगों की दावत थी, बड़े मोहब्बत से लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ साहब मिले, और मैं 17 की बात बता रहा हूँ, 15-16-17 की। तो बड़ा प्रोटोकॉल रहा राहत साहब के साथ, वो बैठे, उन्होंने कहा मैं राहत साहब आपका फ़ैन हूँ, और वहाँ पे बड़ी खातिर हो रही थी, मुझे भी थोड़ा सा अलग ले गया क्योंकि राहत साहब का बेटा, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो हम लोग एक झरोके पे बैठे थे, मैं और मदन मोहन दानिश साहब, एक ग्वालियर के शायर हैं, बड़े मकबूल तरीन शायर हैं हम दोनों। तो बातों ने मदन मोहन दानिश साहब ने मुझसे पूछा, सतलज तुम शराब पीते हो क्या? और ये आप 2015-16 की बात, मैं 15-16 की बात कर रहा हूँ कि सतलज आप शराब पीते हैं क्या?
तो मिला नहीं सर मैं तो नहीं पीता हूँ। मिला नहीं पीते हो तो बता दो ऐसा क्या है। मिला नहीं साहब वो कभी पिया होगा कभी एक आध बार, पी लो एक आध पैक। और मैं कैसी बात करूँ राज साहब यहाँ पियो, मतलब वो कैसे पी सकते हो, देख लेंगे ये हो जाएगा, तमाम तरह की बातें। बोला यार देखो अभी बैठे हैं साहब यहाँ पे 3-4 घंटे, तो अपन ये लोग यहीं रहेंगे, एक पैक ले लोगे वहाँ तक पहुँचेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने रंग मंदिर में एक पैक लगा लिया, बढ़िया। एक पैक मैंने लगा लिया। बहरहाल वो उस टाइम वो मीटिंग खत्म हो गई, हम लोग आ गए, फिर अब वही सफर शुरू हो गया, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से 15 से 2019 आ गया है। ग्वालियर में एक मुशायरा होता है विरासत नाम से, तो हम लोग वहाँ पहुंचे, वो मदन मोहन दानिश साहब ही करते हैं जी। तो मुशायरे के बाद होटल में थे हम लोग, और राज साहब होटल में बैठे थे, मुशायरा खत्म हो चुका था, वो ऐसे ही कुर्सी बैठे थे, और मैं सामने कपड़े वपड़े बैग में पैक कर रहा था। इस तरफ दरवाजा था, यहाँ से मदन मोहन दानिश साहब ने एंट्री की और वो राज साहब के सामने आके खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि राज साहब वो आपकी टैक्सी सुबह आ जाएगी और आप 5 बजे निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, आपका खाना यहाँ रखा हुआ है। और वो निकल गए, और पीछे जाके वो रुके और घूमे, और मुझसे मुखातिब हो गए, सतलज कुछ जरूरत तो नहीं है। हाँ। मेरा नहीं अंकल, और वो चले गए। ये 2019 चल रहा है, राज साहब मुझे देख रहे थे, मैं कपड़े पैक कर रहा था। राज साहब जैसे ही वो गए, राज साहब ने बोला शानू, मेरा नाम शानू का घर का नाम आपका, तूने ये मदन मोहन दानिश के साथ शराब पी ली है क्या? और मैं घबरा रहा था, किसी बात कर, नहीं मेरा पापा नहीं, किसी बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोले आप? नहीं तो बोला ये ऐसा क्यों बोलता है कि सतलज कुछ जरूरत तो नहीं है। मेरा साहब वो खाने वाने का बोल रहा हूँ। बोला नहीं बेटा, अगर पी ली हो तो मुझे बता दे, फिर मैं तुझे ये बताऊं कि किसके साथ पीना चाहिए और कितनी पीना चाहिए। तो इस तरह का मतलब राज साहब के साथ अगर कोई किस्सा हो तो 15 में शुरू होकर 19 में खत्म होता है, और वो फिर एक सबक दे के जाता है। तो हमारा सबसे ज़रूरी चुनाव यही है हिमांशु भाई, दुनिया में ज़िंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव यही है कि किसके साथ पी जाए और कितनी पी जाए। क्या बात है। मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं। राज साहब की गज़ल है। मतलब मेकदा जो है वो सहन शक्ति या सहनशीलता का पैमाना है, उसको वो तराजू है। गजल थी कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। क्या बात है। नींद से मेरा ताल्लुक नहीं है, बरसों से ख्वाब आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब आके इसी पर भी फिसलते क्यों हैं। पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए एक बार ये वाला। मोड़ होता है जवान बैठे हुए हैं के लिए, और सब आके इसी मोड़ पे फिसलते क्यों हैं, और मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी गजल भी सुनाई जा सकती है। इस पर रिस्पॉन्स जो देखा उससे मुझे लगा अंदाजा कि कुछ शायरी सुनने वाले लोग भी अब यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हो जाए फिर जब आपने बोल दिया कि लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो एक दो और जो है मजबूत एकदम बिल्कुल एकदम वजनदार आपके लिखे हुए। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ आपको। मैं कुछ अशार सुनाता हूँ, कुछ गजलें सुनाता हूँ, कुछ अलग अलग फ्लेवर्स के, कुछ अलग अलग शेड्स के। मैं गजल सुनाता हूँ एक बहुत अच्छी, आपको सुनिएगा कि जिसको दिल से निकाल फेंका है, जिसको दिल से निकाल फेंका है, जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। हाय हाय। जिसको दिल से निकाल फेंका है, महेश्वर सुनो तुम ध्यान से, जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। उसका फोटो संभाल रखा था। वाह। उसका फोटो संभाल रखा था, अभी पिछले साल फेंका है। उसका फोटो संभाल रखा था, हाँ अभी पिछले साल फेंका है। अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं, अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं, किसने पूजा का थाल फेंका है। क्या बात है। अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं, किसने पूजा का थाल फेंका। एक गजल का 2 शेर याद आया, क्योंकि वो 1-2 चीज आपने देखी नहीं, आपने रंग गुलाल फोटो। हाँ, वो इसी वजह से मैंने बहुत खुश हुए एकदम से ये लोग। मैंने इंतखाब किया जो नौजवान लड़कों की आंखों में चमक आई इस तरह की शेर सुन के, उनके लिए ये शेर है कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है,
बढ़िया है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, और जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, हाँ जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। बढ़िया। तो ये मैंने बहुत पहले कहा था। एक किस्सा मुझे याद आता कि मेरा एक अफेयर था हिमांशु भाई, बहुत तगड़ा वाला, बहुत पावरफुल अफेयर। इसीलिए मैं कहता हूँ दिल की बात है जी, हो जाए। बहुत पावरफुल अफेयर था, और वो स्कूल से शुरू हो गया था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था वो मतलब टूट के मोहब्बत। हाँ, तो मैंने यहाँ पे जर्नलिज्म किया भोपाल से, माखनलाल से बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म 2002-03 में। और उसके बाद राहत साहब और घर वाले चाहते थे कि मैं जामिया चले आऊँ दिल्ली, वहाँ से मैं मास्टर्स कर लो आप। तो मेरी गर्लफ्रेंड MBA करने मुंबई चले गई थी, और मैंने घर वालों को फिर ये कन्विंस किया कि यार दिल्ली से अच्छा बम्बई है, हाँ। जामिया से अच्छा केसी कॉलेज चर्च गेट वाला है, हाँ। मतलब तो वो कन्विंस कर लिया। दूसरा राहत साहब उस टाइम पे फिल्म में काफ़ी गाने लिख रहे थे, तो फ्लैट वगैरह वहाँ था, तो मैंने कहा मैं साहब वहाँ पे रह भी लूँगा, खाने का आसान रहेगा, रहने का आसान रहेगा, बम्बई से अच्छा दिल्ली है, दिल्ली से अच्छा बॉम्बे है, बॉम्बे में घर भी है, इस तरह से। और मैं दिल्ली की जगह बॉम्बे मैंने एडमिशन ले लिया मास्टर्स में, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में, और आफ्टर ग्रेजुएशन। और फिर मेरी गर्लफ्रेंड वहीं थी और वो भी MBA कर रही थी। आप देखो मजा कितना आ रहा है लोगों को, देखो हम तुमसे लोगों के चेहरे खिल गए। लोगों को ना ये दूसरों की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है एकदम। पता नहीं है मजा, मैं तो बस सुना रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या कहाँ तक बात पहुंची। एडमिशन हो गया फिर मुंबई में, तो वो मैं वहाँ पे चले गया अपने। और उस टाइम पे ये जो नफरत, इन दिनों जो चैनल पे नफरतें होती है उस तरह की नफरत होती नहीं थी। उस टाइम पे न्यूज चैनल वाले ज्यादातर भूत प्रेत की न्यूज सुनाते थे कि वहाँ पे भूत है, यहाँ पे भूत है। शायद मालूम होगा 2005 के आसपास आप लोग मेरे मॉडल के आसपास के दिख रहे हैं आप लोग। तो भूत प्रेत, उसके बाद बॉम्बे या दिल्ली में कुछ बड़ी घटना हो जाए तो वो दिखाते थे कि बम्बई में पानी भर गया, दिल्ली में ऐसा हो गया, बम्बई बस, बाकी हिंदुस्तान से उनको कोई मतलब नहीं था। वसीम साहब का शेर है कि सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है, गांव के मेले पनघट देखो, शहर में हिंदुस्तान नहीं है। क्या बात है, मीडिया वालों को हिंदुस्तान सिर्फ बम्बई दिल्ली में दिखता था। तो मेरा पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, पोस्ट वाला भी काम हो गया, मास्टर्स हो गया। और फिर देन घर वाले चाह रहे थे कि तुम आ जाओ वापस, और मैं आने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहीं मौजूद थी। तो भाई चलता रहा। एकदम से ईद आ गई। अब ईद में रमजान का वक्त आया, घर वालों ने फोन किया कि आ जाओ आप। मैं आता हूँ करते चांद रात तक की बात पहुंच गई। और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से मुंबई सेंट्रल से जनरल टिकट में बैठ के आया कि जाना ही पड़ेगा, उसको टिकट मिलना बंद हो गए थे। और बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंचा, ईद वीद की और ये वो। घर वालों ने उसके बाद मुझे पकड़ लिया कि भैया वो आपकी पढ़ाई हो गई है और अब इंदौर में रहो, नौकरी ढूंढो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अब क्या करना है बम्बई। मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। नहीं, आप कम पैसे कमा लो थोड़े से, लेकिन आप इंदौर में रहो। और मैं इंदौर में एकदम से मुझे पैक कर दिया गया कि भैया आप इंदौर में रहना है। तो मैं फिर रह रहा था जैसे रह सकता था। तो उसके उसी वक्त 2005 में पानी बहुत आ गया बम्बई में, 2-3 माले डूब गए थे और बाढ़ आ गई थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और पूरे मीडिया वाले सिर्फ वही बाढ़ को दिखा रहे थे हिंदुस्तान में पूरे। मेरे घर वाले भी उसमें शामिल। तो उधर मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि यार तुम इंदौर चले गए और मैं यहाँ पे बाढ़ में हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हाँ, वो जो भी बात करते हैं, जिस तरह की करते हैं, उसी तरह की सारी बातें जो आपको शायद ज्यादा तजुर्बा है, तो वो सारी बातें मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत रास्ता बिजी रहते थे उस वक्त भी बहुत मुशायरों में। मेरे बड़े भाई हैं फैसल भाई, आप शायद मिले होंगे। तो फैसल भाई ने बोला भैया तुम टीवी देख रहे हो, वहाँ पे क्या नाव पे घूमेगा तू? वहाँ पे बम्बई जाके इतना पानी है, तू क्या नाव वहाँ पे बोट लेगा, क्या करेगा, क्यों जा रहा है? मेरा भाई आप नहीं चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं? मैंने घर पे कहा कि मेरा इंटरव्यू है, बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा ना, ये इस पे थोड़ा जोर डालेंगे। मैंने मम्मी को कहा कि मेरा इंटरव्यू है और मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी बोला बहुत पानी आ रहा था। मैंने ये एक अलग एरिया में आ रहा है, मुझे दूसरे एरिया में जाना है। इस तरह से मैंने उनको कन्विंस किया। मेरी मम्मी कन्विंस हो जाती थी और मेरा भाई ने थोड़ा सा। हिंदुस्तान में क्या है कि माएँ कन्विंस हो जाती थी, मतलब हमारे दौर की जो माएँ थी वो लगभग कन्विंस हो जाती थी। आज की माएँ जो है वो तो वो मेरी मम्मी कन्विंस हो गई। मैं फैसल भाई ने थोड़ा सा रोका कि मत कर, लेकिन मैं उनकी बात ना माना और मैंने अवंतिका एक्सप्रेस पकड़ ली और फोन कर दिया यहाँ से कि भैया मैं सुबह 8 बजे बोरीवली पे मिलते हैं, मैं पहुँचता हूँ। और अवंतिका एक्सप्रेस में बैठ गया। फैसल भाई ने रोका, मम्मी ने रोका। मैंने समझा दिया उनको कि भाई आप चाहते नहीं हो कि मेरा करियर बने और आप तो चाहते नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं और मैं क्या इंदौर में रहूंगा और मैं तो बम्बई में जाऊंगा तो यहाँ चैनल मिल जाएगा और इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मैं
जर्नलिस्ट बनने वाला, ऐसा उनको मैंने भरोसा दिला के मैंने आज तक पे आप ही आएंगे direct। अवंतिका पकड़ ली मैंने। और मैं निकला, उसके बाद राहत साहब का फोन घर पे लैंडलाइन पे आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बोला कुछ नहीं, वो शानू ही है, उसको छोड़ने गए थे बाहर तक। लोगों कहाँ चले गया? बोला वो बम्बई गया, उसका इंटरव्यू है। बोला वो तो इतना पानी आ रहा है, क्यों चले गया वो? अरे बोला उसको समझाया, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी उसको मिलने वाली है। ठीक है साहब। अब मैं अवंतिका में सो रहा था, S54 कुछ बोगी थी उसमें, और हम लोग सफ़र चल रहा था। रतलाम स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो हर बोगी में 3-3, 4-4 लोग उसे सतलज 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 सतलज। और मैंने ये क्या, मैंने हाँ मैं, और हाँ भाई साहब मैं हूँ सतलज। अरे भाई साहब आगे बोला मिल गए, फिर बाहर निकल के सबको बुलाया, मिल गए क्या उसी बोगी में आए। सामान कहाँ आपका? नहीं नीचे। बोला उठा लिया और उन्होंने सतलज आप चलो, राज साहब का फोन आया, बाहर उतरो। तो मैंने क्या हो जा रहा, नहीं आप चलो, आप चलो। सामान और मुझे लेके बाहर स्टेशन पे, रतलाम स्टेशन पे लेके खड़ा कर दिया उन्होंने, और फोन लगाया राज साहब को मोबाइल से उनके कि हाँ राज साहब ये सतलज मिल गया है, ये इससे बात कर लो। मैंने हेलो, ये बात हाँ आराम से बिल्कुल ये सुनना है। मैंने फोन अपने हाथ में लिया। राज साहब ने कहा हाँ शानू बेटा, बंबई में बहुत पानी आ रहा है, अभी मत जा बंबई, बाद में चले जाना, ये लोग तुझे वापस इंदौर की ट्रेन में बिठा देंगे, ठीक है? मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके बोलूं नहीं पापा मुझे जाना है, नौकरी ये वो, क्योंकि मैं तो क्या की नौकरी, कैसी नौकरी बाप के सामने। तो उन्होंने मुझे रतलाम की ट्रेन में वापस बिठा दिया। तो इंदौर की ट्रेन में हाँ, अब्बास ताबिश का शेर है कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत। बढ़िया। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे किस्से होते रहे हैं। बढ़िया बहुत बढ़िया किस्सा। मुझे उम्मीद थी कुछ और होगा इसमें। बीइंग सतलज भाई आप कुछ करते इसमें कुछ और थोड़ा सा। नहीं मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, और मोहब्बत में शायद उतनी शिद्दत भी नहीं थी, वरना मैं चले जाता। और इतनी हैसियत भी नहीं थी। दरअसल पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का होता है, फिर उस लड़के से कामयाब लड़का कोई आ जाता है, उस लड़की को ले जाता है, और फिर ये जो जिसको छोड़ के गई है लड़की, वो कामयाब होता है, वो किसी और के साथ वही लड़की को ले जाता है, फिर वो कामयाब होता है। तो ऐसा ये एक सर्कल चलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अब पता नहीं क्या मामला है। मामला है लूप में फंसे हुए हम लोग। मामला है कामयाबी का, मामला है कामयाबी पर ध्यान दीजिए, बाकी जो है वो सब होता रहेगा। एक आंख का दरिया है और तैर के जाना है, वो वाली बात है ये। जी ये बड़ा मजेदार था ये। थैंक यू। आपने फिर से घड़ी को देखा। आप जब है ना, आप मुझे जब से इशारा कर देंगे ना आप मुझे कि बस हो गया, तो फिर क्या है कि एक आखिरी में शेर जो है वो पढ़ दूंगा मैं, और मैं आगे ले लूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इनकी आंखों को देख कर कैसा लग रहा है कि आपको जाने देने वाले हैं नहीं है। आप वापिस आ गए। वाह क्या बात है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, राज साहब का शेर। राज साहब का शेर है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया बहुत लगता है। एक शेर और कैसर जाफरी साहब का याद आया कि वो देखती है खिड़कियों से मुझे, वो देखती है खिड़कियों से मुझे, पार करती है कश्तियों से मुझे, रेल से पहले कटता देखेगी, फिर समेटेगी पटरियों से मुझे। क्या बात है, क्या बात है। एक मेरी गजल भी याद आ गई मुझे कि घर बचाने में देश हार गए, घर बचाने में देश हार गए, हम मोहब्बत का केस हार गए। रेलगाड़ी से कट गई दुनिया, रेलगाड़ी से कट गई दुनिया, लोग जीवन की रेस हार गए। अरे नादान वही दुनिया थी, तू समझता है चेस हार गए, और ले गजल जीत ही गई अपनी, कैमरा साउंड बेस हार गए। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। मैं एक बार चाहूंगा कि मैडम अपना नाम बताइए ना प्लीज, अपना नाम बताइए। सदफ। सदफ। तो प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा जो है कई लोगों ने लिखी, अलग अलग तरीके से प्यार को डिफाइन करा, अलग अलग शायर ने, बड़े बड़े लेखकों ने लिखा प्यार को। मैं प्यार को हर पल में, हर क्षण में पाता हूँ, हर जगह दिखता हूँ। मैं सदफ जो है वो राहत साहब की बहुत बड़ी फैन है, राहत साहब से मिलना चाहती थी, राहत साहब से नहीं मिल पाई। राहत साहब आज हमारे बीच में नहीं है, आप सब लोगों को पता है, उनको कोविड हो गया था, कोविड में चले गए वो हम लोगों को छोड़ के। सतलज भाई से मिलने के लिए आई हैं। सुबह ट्रेन थी इनकी, इन्होंने ट्रेन का टिकट कैंसिल कर दिया और बस ये मिल के इनसे, और इनके लिए कुछ गुलाबों के फूल लेकर के आई थी। वो फूल देकर के फिर ये ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ी है। इनकी एक और ट्रेन छूट गई, तो वापस से आपकी खुशनसीबी है जो आपकी ट्रेन छूट गई, आप यहाँ पर आकर के बैठी हैं, क्योंकि हमारी नजर पड़ी थी, मैंने देखा पहले कि आप कहाँ हैं। जिनकी फ्लाइट छूटी वो खुशनसीब थे। वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगा आपको। मेरी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑन कैमरा गड़बड़ कर देती हैं कई बार।
तो अभी ये लोग सुनना चाहते हैं, इनकी आंखों में वो नूर है अभी। राज साहब कहते हैं कि अच्छी शायरी ज्यादा देर तक नहीं सुनी जा सकती, लेकिन हाँ ठीक है, मैं एक आध गजल आखिर में सुना देता हूँ। अगर और कुछ सवाल आपका हो तो आप मुझे एक साथ ही मैं आऊंगा, सवाल जवाब पे भी आऊंगा, बस ये आखिरी है, मैं आपको भी परेशान नहीं करूंगा ज्यादा। ठीक है। गजल में अभी तक इनका मूड मैं पकड़ नहीं पाया कि किस तरह की शायरी को ज्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ अशार मैं सुनाता हूँ। एक मैंने अभी पिछले दिनों, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो थोड़ा सा उसका भी तजुर्बा आपको मिलता रहना चाहिए, कि गम शेरों में जम कर देंगे। गम शेरों में जम कर देंगे, गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, हाँ। प्यार मोहब्बत नीरज भाई सुनो, अभी आपके लिए बच्चे ये, नाक में दम कर देंगे। वाह बहुत बढ़िया। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, हाँ। बच्चे, प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, बच्चे नाक में दम कर देंगे। तो मैं नफरत तो देखो, मोहब्बत धीरे धीरे असर करती है, नफरत तो बंदूक की गोली होती है। नफरत तो बंदूक की गोली होती है, और मोहब्बत स्लोली होती और है। मोहब्बत स्लोली होती है। गजल सुनाता हूँ कि पेड़ कटेंगे, बड़ा साइंटिफिक शेर है। पेड़ कटेंगे, जंगल कम हो जाएंगे। पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे, जंगल कम हो जाएंगे, आसमान से बादल कम हो जाएंगे। क्या बात है। पेड़ कटेंगे, जंगल कम हो जाएंगे, आसमान से बादल कम हो जाएंगे, धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा। धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा, मेरे जैसे पागल कम हो जाएंगे। क्या बात है, धीरे क्या बात धीरे है, क्या प्यार बात है, असर बहुत को बढ़िया। खोएगा, धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा, मेरे जैसे पागल कम हो जाएंगे। इसका मतलब तुझ पे जवानी आई है, इसका मतलब तुझ पे जवानी आई है, कुछ दिन में ये पिंपल कम हो जाएंगे। इसका मतलब तुझ पे जवानी आई है, कुछ दिन में ये पिंपल कम हो जाएंगे, तेरी सड़कें गांव तक आ जाएंगी। तेरी सड़कें गांव तक आ जाएंगी, तेरी सड़कें गांव तक आ जाएंगी, मेरे बरगद पीपल कम हो जाएंगे। बढ़िया, तेरी सड़कें बहुत गांव बढ़िया, तक आ जाएंगी, बहुत बढ़िया। तेरी सड़कें गांव तक आ जाएंगी, मेरे बरगद पीपल कम हो जाएंगे, ये शोहरत ही गुर्बत तक ले जाएगी। क्या बात है। ये शोहरत ही गुर्बत तक ले जाएगी, टाट रहेंगे मखमल कम हो जाएंगे। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ले जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये शोहरत ही गुर्बत तक ले जाएगी, टाट रहेंगे मखमल कम हो जाएंगे। क्या बात है। राजा बचेगा, रानी बचेगी और सतलज। राजा बचेगा, रानी बचेगी और सतलज, तुम पैदल हो, पैदल कम हो जाएंगे। क्या बात। राजा बचेगा, रानी बचेगी और सतलज, तुम पैदल हो, पैदल कम हो जाएंगे। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। आसेब मतलब भूत पिशाच। भूत पिशाच। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। क्या बात है, क्या बात है। पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है। तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है। तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं। कौन खुदा की बातें मुझको बतलाता। कौन खुदा की बातें मुझको बतलाता। बंदों की तो बात पकड़ लेता था मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। बंदों की तो बात पकड़ लेता था मैं। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा। झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। क्या बात। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा। झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। मकतब मतलब स्कूल,
और मैंने बताया राहत साहब के सामने मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन उनकी बातें बागौर सुनता था। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं, मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थीं, मकतब की आवाजें मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थीं, काम की हर एक बात पकड़ लेता था मैं। मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थीं, क्या बात है, काम की हर एक बात पकड़ लेता था मैं। आखिर में गज़ल सुना देता हूँ, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग तरह की शायरी है। अब मुझे लगता है कि आखिर में ये सुनाया जा सकता है। हाँ मेरा तो यहाँ नेम है, फेम है, बस यही गेम है। हाँ मेरा तो यहाँ नेम है। हाँ मेरा तो यहाँ, आपने बहुत मुझसे शादी से पहले की बातें पूछी और भी बहुत से आपने सवालात पूछे, इसलिए ये शेर आपके लिए मैं जी। चाह रहा हूँ। जी, इजाज़त है आप लोगों की? हाँ मेरा तो यहाँ नेम है, फेम है, बस यही गेम है, मुझको बदनाम करना तेरा एम है, बस यही गेम है। हाँ मेरा तो यहाँ नेम है, फेम है, बस यही गेम है, मुझको बदनाम करना तेरा एम है, बस यही गेम है। फूल तोड़ा गया शाख से या दुकान से खरीदा गया, फूल तोड़ा गया शाख से या दुकान से खरीदा गया, इस हवस और वफा का सिला सेम है, बस यही गेम है। क्या बात है, क्या बात है, फूल क्या तोड़ा बात है, क्या गया बात है, शाख बहुत से बढ़िया। या दुकान से खरीदा गया, फूल तोड़ा गया शाख से या दुकान से खरीदा गया, इस हवस और वफा का सिला सेम है, बस यही गेम है। हम सभी लोग आपस में लड़ते रहें और मरते रहें, हम सभी लोग आपस में लड़ते रहें और मरते रहें, क्या यही गेम है? हाँ यही गेम है, बस यही गेम है। हम सभी लोग आपस में लड़ते रहें और मरते रहें, क्या यही गेम है? हाँ यही गेम है, हाँ यही, बस यही गेम है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी खातिर में लाता नहीं, वाह, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी खातिर में लाता नहीं, और तुम्हारे लिए हर कोई सेम है, बस यही गेम है। क्या बात है, 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 बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी खातिर में लाता नहीं और तुम्हारे लिए हर कोई सेम है, बस यही गेम है। नाम सतलज मेरा एक मामूली लड़का हूँ इंदौर का जी, नाम सतलज मेरा एक मामूली लड़का हूँ इंदौर का, और ये राहत जो है मेरा सरनेम है, वाह, बस यही वाह, गेम है। वाह, बहुत शुक्रिया, तालियां आपकी जो है बजना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप निरंतर- लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मजबूरी में सुन रहे हैं उनका भी। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है आपको बता दूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको मैं इस पे एम्फेसिस, आपका जोर होना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि हमारी कल परसों फोन पे जब बात हुई तो सतलज भाई अब इंदौर शहर में कम मिला करेंगे, मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं। वो लड़की के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लड़की तो चली गई, अब काम के लिए कर रहे हैं, बॉलीवुड बुला रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं, मैंने लिखी है अभी कुछ फिल्में ओटीटी के लिए, सोनी लाइव पे आई, होम कमिंग, उसमें गाने लिखे, एक आध रीजनल मूवी आई, तो वो रहना इंदौर में ही है। मैं मुंबई में काफ़ी मैं अपने कोटे का वहाँ पर रह चुका हूँ और यहाँ पे मुझे अपने बच्चे खेलते हो सामने दिखे, उनको स्कूल छोड़ने जाऊँ, मम्मी के साथ बाजार चले जाऊँ, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। कुछ देखो, राज साहब ने दुनिया भर का सफ़र किया, बहुत से मुशायरे पढ़े, बहुत से अवार्ड जीते, बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सा सफ़र किया, लेकिन उनका आखिरी सफ़र कब्र है और सबके आखिरी सफ़र कब्र है। और दरअसल आप एक बात बहुत में नोटेबल है जो या शायद मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक ख्वाब की तरह है। राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जब उनका स्टारडम खत्म हो गया तो उनका स्टारडम उनके लिए ख्वाब था। क्या बात है। और जो आज शाहरुख खान साहब काम कर रहे हैं, वो जिस दिन काम करना खत्म कर देंगे उसके अगले दिन से उनकी ज़िंदगी जो अभी है वो ख्वाब बन जाएगी। तो हम जिनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका भी ये ख्वाब चल रहा है, बाप का, माँ का, बच्चों का। तो वो जब आगे चल के सोचे अपने बारे में तो उनको अच्छा ख्वाब दिखे कि यार हमारे जो ज़िंदगी गुजरी है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अच्छी ज़िंदगी बन पाए, उनका एक अच्छा ख्वाब बन पाए। तो सबको ये कोशिश करना चाहिए कि आपके आस-पास के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो खुश रहें, वो अच्छे रहें, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट ही है। उसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ मुंबई दिल्ली में कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे बैठ के करो आप, सब यहाँ पे भी पॉसिबल है। एक बड़ा सफर रहा राहत साहब का। एक जाते जाते बात एक मैं छेड़ देता हूँ जी। राहत साहब ने पिक्चरों में हाँ जी, बहुत लिखा जी। और अमूमन क्या है कि लोगों को ये पता है कि राहत साहब बड़े शायर हैं और शेरो शायरी और मंच पर जाया करते थे, पढ़ते थे, तो पिक्चरों का जरा जिक्र हो नहीं पाया, तो एक बार जिक्र हो जाए। राहत साहब ने कम से कम 150 फिल्मों में फिल्मी गीत लिखे, कई
अभी भी वो गाने उनके आते रहते हैं। जैसे उन्होंने घातक में गाना लिखा था, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, वो वापस अभी किसी फिल्म में आया है। उसके अलावा राज साहब का गाना खुद्दार का, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं क्या है, चीज हो वो तुम पवन से। सिंह वापस लेके आए हैं। तो राज साहब ने मुन्ना भाई, MBBS, मिशन कश्मीर, मर्डर, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी, इश्क, ऐसी दर्जनों फिल्मों में गाने लिखे। बहुत कामयाब तरीन गाने थे। अक्षय खन्ना की पहली फिल्म हिमालय पुत्र, जो विनोद खन्ना साहब ने बनाई थी, वो राज साहब ने लिखे हैं। फरदीन खान की पहली फिल्म प्रेम अगन, जो फिरोज खान साहब ने बनाई थी, उसके गाने राज साहब ने लिखे हैं। MF हुसैन साहब ने फिल्म बनाई थी मीनाक्षी, उसके गाने राज साहब ने लिखे हैं। घातक फिल्म का म्यूजिक RD बर्मन ने दिया था और गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। RD बर्मन साहब का इंतकाल हो गया तो एक गाने के लिए अन्नू मलिक और राज साहब को साइन किया गया, और वो गाना पूरे एल्बम पे भारी था, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। और राज साहब के गानों में भी बड़ी पोइट्री होती थी। दिल एक पहेली है, सोने की हवेली है, दिल जब से हुआ है गुम, मेरी जान अकेली है, सोचा था रख लूंगी मैं दिल से बदल कर दिल, अब जाने कहाँ गुम है सीने से निकल कर दिल। क्या दिल प्यार का है रोगी, दिल प्यार का है जोगी, मेरे दिल पे दिलबर की तस्वीर बनी होगी। क्या बात है, ये क्या बात है, कोई जाए तो ले आए, कोई या जाए तो ले आए। सो फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सो चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा, इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। या पास वो आने लगे जरा जरा मैं खिलाड़ी तू अड़ाड़ी का गाना था। या अब तेरे दिल में हम आ गए हैं, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे झूठा, याद है आपको? एक बार अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित, और अक्षय कुमार, सैफ अली खान और माधुरी की फिल्म थी आरज़ू, उसका गाना है ये, अब तेरे दिल में हम आ गए तो ये सब गाना है। या इम्तिहान, हम सफर चाहिए, उम्र भर चाहिए, आपके प्यार की एक नजर चाहिए, दिल है बेघर इसे एक घर चाहिए, बस यूं ही बैठकर मुस्कुराते रहो, ये सहारा मुझे उम्र भर चाहिए। मैं अकेली रही तो बिखर जाऊंगी, आसरा तुम ना दोगे तो मर जाऊंगी, ये ना समझो कि है 2 कदम का सफर, ये सफर तो है लाखों जन्म का सफर, इस सफर में कोई हम सफर चाहिए। या करीब, चोरी चोरी जब नजरें मिली, अरे वाह, सारे गाने करीब के। चोरी चोरी जब नजरें, कितना सुपरहिट गाना। उसमें एक बड़ा सैड सॉन्ग था, हाँ जुदाई से डरता है दिल, मौत से तो मैं डरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करता नहीं। क्या बात, मैं अकेला ना रह पाऊंगा, दूर तक रात ही रात है, जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है, मेरी नींदों में आ जाएगी धूप सूरज का खंजर लिए, तोड़ने मेरा दिल आएगा चांद हाथों में पत्थर लिए, दिल डराता है मुझको मगर मैं यकीन दिल पे करता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम बोले तो मास्टर में मास्टर, याद साहब का गाना है। उसमें और थे कि देख ले आंखों में आंखें डाल के देख ले भैया, देख ले आंखों में आंखें डाल, जीवन है बर्फ की नैया, नैया पिघले होले होले, पल में हंसले पल में रोले, मरने से पहले जीना सीख ले। क्या बात, क्या बात। तुझे मांगा था तुझे, रामशस्त्र एक फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ की, तुझे मांगा था तुझे पाया है, अब जाके राम पर यकीन आया है, सदियों से थी अपनी दूरी, दिन थे अधूरे रात अधूरी, जिस दिन अपना प्यार बना है उस दिन से संसार बना है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इस तरह के गाने। करीब, मिशन कश्मीर, घूम रो, ये रंग धूप का है, ये रंग छाँव का है, मेहंदी का रंग नहीं माँ की दुआओं का है, इस मेहंदी का रंग है सच्चा बाकी सारे झूठे, हाथों से ये मेहंदी का रंग कभी ना छूटे, घूम रो शाम। सुर इतने अच्छे हैं नहीं मेरे, वरना मैं गा के सुना देता। नींद चुराई मेरी किसने, इश्क तूने, नींद चुराई, हाँ, दिल का भरोसा क्या है, दिल तो काफिर है, जान मेरी ले जान भी मेरी हाजिर है, तेरी किस्मत तेरी चाहत कौन है, तू है। इस बहुत लगातार बहुत फिल्में लिखी। आखिरी फिल्म बेगम जान थी, उसको अरिजीत सिंह ने गाना गाया था, अन्नू मलिक का म्यूजिक था, महेश भट्ट साहब ने वो फिल्म बनाई थी, जिसमें विद्या बालन ने रोल किया था। बेगम जान नाम से एक मूवी आई थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसमें आखिरी में गाने थे राज साहब के। उसके अलावा बहुत उससे फिल्मों से पहली फिल्म सर थी, महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, और उसको अतुल अग्निहोत्री की पहली फिल्म थी, पूजा भट्ट और नसीरुद्दीन शाह। सुन 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 बरसात की धुन, आपने गाना सुना? बिल्कुल। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया, सर सर क्या वो गाना टाइटल ट्रैक था। उसके पहले राज साहब ने सारे बड़े सिंगर्स के साथ काम कर चुके थे। जगजीत सिंह के साथ उनकी एल्बम आई थी इन सर्च,
दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली राय ली जाए। या बियॉन्ड टाइम जगजीत सिंह के साथ के लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। जगजीत साहब के साथ ही सहर थी शायद के कितनी भी कैसे कटी रात मुझे होश नहीं, रात के साथ गई बात मुझे होश नहीं, आंसुओं और शराबों में गुजर है अब तो, मैंने कब देखी थी बरसात मुझे होश नहीं, क्या बात है। जाने क्या टूटा है पैमाना के दिल है मेरा, बिखरे बिखरे हैं ख्यालात मुझे होश नहीं। वो तमाम तर बहुत लंबा काम, बहुत बड़ा काम उनका फिल्मों में रहा। एक बहुत लंबा एक दौर आ रहा साहब का, फिल्मों का दौर रहा, मंचों का अरबाज दौर खान रहा। की फिल्म थी दरार, उसके गाने राज साहब थे। अच्छा। ओ प्रिया दीवाना दीवाना, ये उस जमाने की बात है जब ऋषि कपूर और अनिल कपूर बड़े स्टार थे। अच्छा। तो आप इसलिए उसको थोड़ा मिस कर रहे हैं, आप उस टाइम पे छोटे रहे होंगे काफी। मैं अभी भी छोटा ही हूँ बहुत, मैं आपको बता दूं। मैं बहुत आप काफियत में और हुनर में बहुत बड़े हैं और आप इसी तरीके से बड़े होते रहे, मेरी दुआएं आपके साथ। ये सतलज भाई का बड़प्पन है जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मेरे लिए, वरना मुझे कोई खास कोई जानता नहीं और मैं भी ज्यादा कुछ ऐसा मानता नहीं, मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही बैठे हैं। एक बार ताली बजा के जरा एहसास दिलाइए हिमांशु भाई के लिए कि उनकी दावत पे आप लोग यहाँ हैं और आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तहे दिल मैं से आपका करता हूँ। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और भाई हिमांशु भाई, आपका खास तौर पे कितने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका आपने मुझे फराहम किया और जितने भी लोगों ने यहाँ बैठ के हमारी बातें सुनी उनका शुक्रिया बहुत बहुत कि उन्होंने वक्त निकाला। और मैं तो आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, जब भी आप कहेंगे फिर हमारी मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वो एक गालिब ने बोला है कि बना फिरता है साहे का मुसाहिर, फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो मैंने ऐसे राहत सतलज भाई को मैंने बोला, मैंने कहा कि शहर में क्या है, सतलज भाई मुझे जानते हैं, वरना इस शहर में हिमांशु की आबरू क्या है। तो वो वाली बात है। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि सतलज भाई मुझे जानते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सच है, ये सच है, इसको कोई ये झूठी बात नहीं है ये। और मैं बड़े गर्व के साथ ये वाली बात बोलता हूँ कि मैं सतलज भाई को डायरेक्ट जानता हूँ और सतलज भाई मुझे जानते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप और हम यहाँ बैठे। एक लंबे समय से हम ये प्लान कर रहे थे कि हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। एक बार हम एक शाम बैठे भी हम लोग और सतलज भाई मुझे मेरी ख्वाहिश थी हम अकेले बैठ के बातें करेंगे, आपने मुझे बाजार में लाके बैठा दिया। तो वो अलग बात है। बहुत सी बातें हैं जो और भी करना है, हमें वो हम करेंगे, वो बिना कैमरे के की जाएंगी। और बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं एक आखिरी शेर पढ़ देता हूँ और आप लोगों से आज्ञा लेंगे कि कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, आओ चलो शराब पिए रात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यह अनऑफिशियल हिमांशु, हमारे साथ में सतलज भाई, यह है दिल की बात। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप सब लोग यहाँ पर पधारे।